चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी। बहुत सिंपल है, लेकिन पहले मैं उसे डिफाइन करूंगा। डिफाइन करने के बाद इलैबोरेट करूंगा। उसमें कुछ शब्द हैं जिसको आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं उसको समझाऊंगा। तो लिखिए मेरे साथ, आपको क्या करना है, पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और मेरे साथ लिखिए। पहले उसको डिफाइन करते हैं। लिखिए व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी। लिखिए द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। अब सबसे पहली बात, तो मैं क्योंकि आगे चलते जाऊंगा तो मैं एक एक शब्द को समझाते भी जाऊंगा। तो यहां पर मॉलिक्यूलरिटी का लेना देना सिर्फ रिएक्टेंट स्पीसीज से ही है, जो रिएक्ट कर रही है। प्रोडक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज तो सबको समझ में आ गया। तो इसलिए लिखा है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। अब अच्छा, रिएक्टिंग स्पीसीज में कौन कौन आ सकता है? एटम आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। या फिर आयन भी तो हो सकते हैं, सही है। अब उस रिएक्टिंग स्पीसीज में कौन कौन आ सकता है? एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। सबको समझ में आ गया। अब आगे लिखिए पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब ये एक ऐसा शब्द है जो आपके काफी ज्यादा काम का है। एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन मतलब रिएक्टिंग स्पीसीज जो कि एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब वो रिएक्टिंग स्पीसीज कौन कौन सी हो सकती हैं? एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है जरा समझे, मैं यही समझा देता हूं। एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है सिंपल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और सिंपल केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कि कैसे हो जाए? सिंगल स्टेप में। सिंगल स्टेप मतलब एक ही स्टेप में हो जाए, मल्टीपल स्टेप में ना हो। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं। देखिए सिंगल स्टेप का मतलब क्या है? सपोज अगर आपको ए से बी बनाना है तो ये एक ही स्टेप में हो गया, ये ए से बी बन गया और एक ही स्टेप में बन गया। बट इसको मल्टीपल स्टेप का मतलब, मान लो ए से बी बनाने में आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपने ए से सी बनाया, फिर उसके बाद सी से बी बनाया, तो इसको मल्टीपल स्टेप वाली केमिकल रिएक्शन बोलते हैं और इसके अंदर मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन नहीं करते। तो यहां पर एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप में होती है उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन किया जाता है। सबको समझ में आ गया? जिसको हम लोग नॉन कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि सिंपल होती है, नॉन कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? और आगे लिखिए द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन इन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली, ठीक है। साइमल्टेनियसली is called molecularity। क्या कहलाता है वो? मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। अब यहां पर ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहां से आया? साइमल्टेनियस कोलिजन होना चाहिए उन पार्टिसिपेटिंग स्पीसीज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये साइमल्टेनियस कोलिजन उन पार्टिसिपेटिंग स्पीसीज का, ये कहां से लेके आए? ये शब्द लाए हम कोलिजन थ्योरी से। कहां से लेके आए? कोलिजन थ्योरी से। ये कोलिजन थ्योरी है ना, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर बताता हूं वापस। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। कोलिजन थ्योरी जो है उसका यहां बहुत अच्छे से लेना देना है, लेकिन फिर से इसको पढ़िए। ऐसी रिएक्टिंग स्पीसीज जो कि कहां पार्टिसिपेट कर रही हैं? एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में। लेकिन खास बात, उसे मॉलिक्यूलरिटी कब कहेंगे? जब उनका साइमल्टेनियस कोलिजन हो रहा होगा। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? एक ही वक्त में, एक साथ। इस चीज को समझे। साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ कोलिजन हो रहा है सबका। इस चीज को समझें। मैं इसको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, लेकिन साइमल्टेनियस कोलिजन का मतलब क्या है, वो कहां से आया है? कोलिजन थ्योरी से आया है। क्लियर हो गया? अब ये कोलिजन थ्योरी क्या कहती है जी? कोलिजन थ्योरी ये कहती है आपसे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, जिसमें रिएक्टेंट क्या करते हैं? आपस में कोलाइड करते हैं। कोलाइड का मतलब एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब मजे की बात, ये कहता है कि साइमल्टेनियस कोलिजन 3 से ज्यादा रिएक्टेंट का एक साथ पॉसिबल ही नहीं है। इस चीज को समझे। साइमल्टेनियस मतलब क्या? मतलब उसका मतलब है कि एक साथ, एक ही समय में 3 से ज्यादा रिएक्टेंट का कोलिजन पॉसिबल ही नहीं है। अब इसको कैसे समझेंगे? सपोज कि आपने ना एक जर्नी का प्लान बनाया। ध्यान से समझिएगा। आपने एक जर्नी का प्लान बनाया और अगर सिर्फ आपको ही जाना है तो आप कभी लेट हो गए नहीं। आप सीधे, आपको जिस वक्त का ट्रेन है आप उस वक्त पे पहुंचिए, ट्रेन पकड़िए और चले जाइए। लेकिन सपोज उसी जर्नी पे आपके साथ आपके दोस्त को भी जाना है, तो आप सोचिए क्या साइमल्टेनियसली, एक साथ, एक ही समय में
उसी प्लेटफॉर्म के पहुंचने की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। जब आप अकेले हैं तो आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन दो दोस्त हैं और दोनों अलग अलग जगह पर रहते हैं तो एक साथ एक ही जगह पे एक ही समय पे पहुंचने की संभावना कम तो हो ही जाएगी दो के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गया सब लोगों को? मान लीजिए कि तीन दोस्तों को जाना है तो एक साथ एक ही समय में पहुंचने की संभावना और कम हो गई। तीनों एक साथ एक ही समय में तो नहीं पहुंच पाएंगे, संभावना तो कम हो गई ना के बराबर। और उसके बाद अगर चार दोस्तों को जाना है तो एक साथ एक ही समय में पहुंचने की संभावना और कम हो गई। इसको हम लोग बड़े आसानी से कोलिजन थ्योरी में समझ सकते हैं। यह कहता है कि मान लो किसी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को पार्टिसिपेट करना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये अकेला एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। वो कैसी केमिकल रिएक्शन होती है? दैट इज डीकंपोजिशन। अगर इसी मॉलिक्यूल को सिर्फ टूटना ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको किसी और का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, यह आसानी से टूट जाएगा। तो जहां पर यह अकेला ही पार्टिसिपेट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड यूनिमोलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाती है? यूनिमोलिक्यूलर। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, यूनिमोलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। इसको अकेले को जाके केमिकल रिएक्शन करनी है, अकेले को जाके टूटना है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। क्या इसको किसी और की जरूरत है? नहीं। तो इसके होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ये ऐसा ही है कि जैसे कि एक ही बंदे को गोवा जाना है, व्हाटएवर कोई भी प्लेस जाना है तो उसको किसी और का इंतजार तो करना ही नहीं है, तो वहां पर वो लेट नहीं होगा। ठीक है, उसको किसी और के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अकेला है और ये अकेला सक्षम है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होने में। तो ऐसी रिएक्शन यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के तौर पे सपोज NH4NO2, ये है अमोनियम नाइट्राइट। ये अकेला ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा क्योंकि इसके डीकंपोजिशन में अकेला ही बहुत है। आप इसको जब भी हीट करोगे तो क्या होगा? यहां से देखिए, एक तो वाटर निकालिए। अमोनियम नाइट्राइट को अगर आप हीट करते हो, ये चीज आप पी ब्लॉक में भी पढ़ोगे जब आप 15th नंबर ग्रुप पढ़ोगे। अमोनियम नाइट्राइट के डीकंपोजिशन से आपको क्या मिलता है? तो यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो। कितने निकलेंगे? ये देखिए, यहां पर 2 H2O बाहर निकलेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देखिए, एक H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए। आपके पास 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकाल सकते हो? 2। पीछे क्या बचेगा? 2 नाइट्रोजन। तो यहां पर नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, N2। ये देखिए, तो अमोनियम नाइट्राइट के डीकंपोजिशन से नाइट्रोजन और पानी मिलता है और इसके लिए ये अकेला ही बहुत है, इसको किसी और की जरूरत नहीं है। इसके होने की संभावना बहुत अच्छी है, पहली बात तो, क्योंकि ये अकेला ही पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। सबको समझ में आ गया? दूसरा, ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन है। और तीसरा, इसीलिए इस रिएक्शन को यूनिमोलिक्यूलर कहते हैं क्योंकि अकेला ही है। इस चीज को समझिए। समझ में आ गया सब लोगों को? लेकिन आप जरा सोचिए, ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर एक से काम नहीं बनने वाला, 2 के आपस में कोलिजन की जरूरत है, तब प्रोडक्ट बनेगा। उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे बाईमोलिक्यूलर। क्या कहेंगे? बाईमोलिक्यूलर। अब एक चीज को समझें कि एक तो कहां अकेला था जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, कहां ये 2 जने हैं। अब पता नहीं दोनों के टकराने का समय क्या होगा, हमें मालूम नहीं। इंतजार तो हमें करना पड़ेगा ना कि कब ये आएंगे, आके टकराएंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो संभावना थोड़ी कम हो गई केमिकल रिएक्शन की, इस चीज को समझें। पर इसको हम लोग क्या कहेंगे? बाईमोलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। सबको समझ में आया? बाईमोलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ट्वाइस ऑफ HI। अब इसमें क्या है, आप लोगों को जरा समझिएगा। HI के 2 मॉलिक्यूल चाहिए जो कि किसमें कन्वर्ट होंगे? H2 प्लस I2। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बाईमोलिक्यूलर का मतलब HI के 2 हमको मॉलिक्यूल्स चाहिए, तब जाके हमें H2 और I2 मिलेगा। सबको समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। क्लियर हो गया? बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। तो इसको बाईमोलिक्यूलर कहते हैं। अब एक रिएक्शन ऐसे इमेजिन करो जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स का आपस में साइमल्टेनियस कोलिजन होगा, तब जाके कहीं संभावना बनेगी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की। अब संभावना और कम हो गई। अब आप ये सोचिए कि 3 मॉलिक्यूल्स आपस में पता नहीं कब टकराएंगे। एक साथ कोलाइड करना जरूरी है। साइमल्टेनियस का मतलब क्या है? एक साथ कोलिजन। 2 हो सकता है टकरा जाए, लेकिन तीनों पता नहीं कब एक साथ आके टकराएंगे, तो पॉसिबिलिटी और कम हो गई। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन और भी ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू बाय और यूनी। इसको बोलते हैं ट्राई-मॉलिक्यूलर। क्या कहते हैं? ट्राई-मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्राई-मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इसको देखिए। इसको बोलते हैं ट्राई-मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। तो हो गया अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज।
सबको समझ में आया? तो ऐसी केमिकल रिएक्शन ट्राई मोलिकुलर केमिकल रिएक्शन कहलाती है। ये और भी रेयर है। और ये एक मजेदार बात ये कहता है कोलिजन थ्योरी की इसके बाद तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब 4 मॉलिक्यूल्स के आपस में एक साथ एक ही समय में टकराने की संभावना और कम हो जाएगी। उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जो कि एक स्टेप में हो ही नहीं सकती है। इस चीज को समझे। मतलब ये है, मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं। तो कई बार क्या होता है ना, हमें ऐसे केमिकल रिएक्शन मिले, थ्राइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस 5 टाइम्स सी विल गिव यू 6 टाइम्स डी एंड 7 टाइम्स ई। ऐसा केमिकल रिएक्शन मिल गया। अब जरा सोचिए कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। 5 मॉलिक्यूल सी के, 2 मॉलिक्यूल बी के और 3 मॉलिक्यूल ए के। सबको तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब जरा सोचिए कि 5 2 7 और कितने हो गए, 3 10। ये 10 मॉलिक्यूल ना जाने एक साथ कब टकराएंगे। तो इनकी टकराने की संभावना एक साथ तो बहुत मुश्किल है। ऐसी रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। और ये सिंगल स्टेप में होती ही नहीं है, ये मल्टी स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप में होती नहीं है। हो सकता है कि पहले एक ए एक बी से टकराए और एक सी से टकराए और आगे की तरफ बढ़े। पूरी केमिकल रिएक्शन में जोड़ेंगे तब कहीं 3 ए 2 बी और 5 सी मिले हैं। क्लियर हो गया? तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग सिंपल नहीं कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गया? मैं इनके एग्जांपल कराऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट इट। बट ये चीज समझें कि 3 से ज्यादा की आपस में साइमल्टेनियसली टकराने की संभावना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मॉलिक्यूलैरिटी मोस्ट प्रोबब्ली कितनी होती है? मॉलिक्यूलैरिटी मोस्ट प्रोबब्ली जनरली कितनी होती है? 3 या फिर उससे कम। यह ध्यान रखना है, 3 और लेस देन 3, 3 और लेस देन 3। पहली बात तो सबको समझ में आ गया। जनरली मॉलिक्यूलैरिटी या तो 3 होगी या 3 से कम। मोलैरिटी की 3 से ज्यादा होने की संभावना ना के बराबर है। और दूसरी खास बात और है, वो क्या है जरा ध्यान से समझें। क्या आपको लगता है कि मॉलिक्यूलैरिटी कभी 0 हो सकती है? जरा सोचिए। मॉलिक्यूलैरिटी 0 का मतलब क्या है? कि रिएक्टेंट है ही नहीं। जब रिएक्टेंट है ही नहीं तो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? इस चीज को समझें। तो मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी 0। मॉलिक्यूलैरिटी 0 नहीं हो सकती। इन सभी पॉइंट को मैं लिखवाऊंगा, लेकिन समझें मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है, ना के बराबर संभावना है। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी कभी 0 भी नहीं हो सकती। 0 मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या है? कि कोई रिएक्टेंट है ही नहीं। जब रिएक्टेंट है ही नहीं तो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? तो मॉलिक्यूलैरिटी का एक्चुअल में लेना देना रिएक्टेंट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट से है। यहां पर वी कैन से स्टोइकियोमेट्री, जो कि हम थ्योरेटिकली भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। वो डिफाइन किनके लिए होती है? एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन के लिए। और खास बात देखिए, क्या मॉलिक्यूलैरिटी कभी फ्रैक्शन में हो सकता है? क्या ना तो ये नेगेटिव हो सकती है, ना ही कभी फ्रैक्शन हो सकता है। फ्रैक्शन मतलब 0.5 0.6 ऐसे नंबर, डेसिमल नंबर नहीं हो सकते। अरे ऐसा कभी पॉसिबल है कि मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया? 0.5। मॉलिक्यूल तो एक होता है ना, 0.5 कैसे हो सकता है? आधा मॉलिक्यूल, 0.45 मॉलिक्यूल, ये पॉसिबल है? नहीं। खुद से दिमाग लगा के देखो। तो यहां पर कंक्लूजन क्या निकलता है जरा समझें। मॉलिक्यूलैरिटी पहली बात तो हम लोग सिंपल यानी कि एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन के लिए डिफाइन करते हैं। दूसरा, उसमें यहां पर साइमल्टेनियस कोलिजन जरूरी है उन एलिमेंट्री, उन पर्टिकुलर स्पीसीज का। दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। तीसरी बात, मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा ना के बराबर संभावना है उसके होने की। क्यों? क्योंकि 3 से ज्यादा रिएक्टेंट का आपस में साइमल्टेनियस कोलाइड पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरी खास बात, ना तो मॉलिक्यूलैरिटी 0 हो सकती है, ना ही मॉलिक्यूलैरिटी नेगेटिव हो सकती है, ना ही मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शन में हो सकती है। सबको समझ में आ गया? सो ये सिंपल तरीका था उसको समझने का कि मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या है। तो सिंपली मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब ये है कि कितने एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में, और साथ ही साथ उनका साइमल्टेनियस कोलिजन भी जरूरी है। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी, जो कि 3 से ज्यादा ना के बराबर संभावना है। वो ना तो 0 हो सकती है, ना ही नेगेटिव हो सकती है, और ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है। और खास बात, आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को देख के मॉलिक्यूलैरिटी पहचान सकते हो। सबको समझ में आ गया? लेकिन ऑर्डर का कैसा था? याद करो, किसी भी केमिकल रिएक्शन को देख के ऑर्डर का पता नहीं लगाया जा सकता था। ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ आप किससे निकालते थे? एक्सपेरिमेंटली। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मॉलिक्यूलैरिटी आप सीधे सीधे थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं। थ्योरी से आप पता लगा सकते हैं मॉलिक्यूलैरिटी का। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको समझ में आ गया? यहां पर ये चीजें काम की हैं
तो आपको यहां पर ना जो मैंने चीजें बोली उससे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। लेकिन फिर भी हम उसको जरूर लिखेंगे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं जिससे मॉलिक्यूलरिटी को समझना और आसान हो जाएगा। तो मेरे पास कुछ एग्जांपल है, बड़े ध्यान से उसको समझिएगा। थ्योरेटिकली किस तरह से मॉलिक्यूलरिटी को आसानी से निकाला जा सकता है उसको हम लोग समझेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम में पूछा आपसे, एग्जांपल में जैसे सारे के सारे एग्जांपल आपको मॉलिक्यूलरिटी के लिए ही दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल में पूछा मॉलिक्यूलरिटी बताइए, बहुत आसान है। मॉलिक्यूलरिटी का रिएक्टेंट से लेना देना होता है पहली बात तो आप देखिए यहां पर कितने रिएक्टेंट है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए ये एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन है और यहां पर ये 2 NO है और 1 O2, 2 और 1 कितने हो गए 3। तो यहां पर इसकी मॉलिक्यूलरिटी निकल के आई है 3। सबको क्लियर हो गया? आंसर मैं यहां पर लिख रहा हूं ये 3। सबको समझ में आ गया? लेकिन मैं कहूं बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर नहीं बताया जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जब तक इसके बारे में कुछ हिंट नहीं दिया हो हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन अगर इसका ऑर्डर का एक्सप्रेशन, ऑर्डर के रिस्पेक्ट में रेट का एक्सप्रेशन लिखना हो तो कैसे लिखोगे? यहां पर रेट R इज इक्वल टू क्या होगा, K, और साथ में क्या होगा NO टू द पावर, अब X पता नहीं क्या है, और O2 टू द पावर Y। अब यहां पर X और Y की वैल्यू क्या हो सकती है हम थ्योरेटिकली देख के नहीं बता सकते। इस चीज को समझें। यहां पर ऑटोमेटिकली एक चीज तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में फर्क क्या है। देखिए मॉलिक्यूलरिटी तो सीधे देख के बताई जा सकती है और बता भी रहे हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं बता सकते हैं इसका। X और Y का वैल्यू क्या होगा वो एक्सपेरिमेंटली ही पता लगेगा, या तो हमें आप डेटा दे दो हम बता देंगे, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। सेकेंड केमिकल रिएक्शन पर आ जाओ। जैसे कि यहां पर लिखा है H2 प्लस हाफ O2 विल गिव यू H2O। अब कोई पूछे कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताओ तो तुरंत आप ये कह देंगे 1 and 0.5 इज 1.5, लेकिन नहीं। आप लोग याद करो मैंने क्या कहा था कि मॉलिक्यूलरिटी में डेसिमल नंबर यानी कि फ्रैक्शन नहीं होते। अब नहीं होते तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको आपको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, वो आप कर सकते हो। यही मैंने कहा था कि इसको थ्योरेटिकली निकाला जा सकता है, क्योंकि ये काम आपको कर सकते हो, आप कर यहां पर करना ही है आपको ऐसा काम। तो इस हाफ को यहां से गायब करो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जब पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा 1, इजंट इट। और यहां पर आप क्या लगाओगे 2। देख लीजिए फटाफट से, हो गया। सो फाइनली बताइए कि इसका अभी इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना हुआ 3, लेकिन इसका ऑर्डर बता पाओगे नहीं, मॉलिक्यूलरिटी तो बता पा रहे हो। चलिए थर्ड केमिकल रिएक्शन को बताइए कि इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है। तो आप यहां से काउंट करना शुरू कर देंगे, 6, 3 9 और 1 10। आपने अगर 10 लिखा है यहां पे या 10 सोच रहे हैं तो वो गलत है। अब ऐसा क्यों? सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा था कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, उसकी संभावना ना के बराबर है। इसका मतलब आप यहां पर क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी डिफाइंड, क्योंकि ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो कि मल्टी स्टेप में होगी, सिंगल स्टेप में हो नहीं सकती। 10 के 10 मॉलिक्यूल आपस में साइमल्टेनियस कोलिजन पॉसिबल ही नहीं है उनका। इसका मतलब इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं बताई जा सकती, ठीक है। हाँ थ्योरेटिकली बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए बता सकते। इसके लिए इसका मैकेनिज्म चेक करना पड़ेगा। जो इसमें सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसको देख के मॉलिक्यूलरिटी बताई जा सकती है, अदरवाइज नहीं, और वो भी एक्सपेरिमेंटली है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी सीधे बताई नहीं जा सकती। शब्दों को ध्यान से समझिएगा, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी सीधे नहीं बताई जा सकती, ठीक है। उसके लिए वैसे भी मैं अगर कहूं कि यहां पर मॉलिक्यूलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल किया ही नहीं जाता, ऐसे समझिए। वो आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा, आप जरा जाके चेक कर लीजिए। ऐसी केमिकल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट कभी काम करता ही नहीं है, उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना बेमानी है। सबको समझ में आ गया? सो नो मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड। चलिए फोर्थ में बताइए कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी। साफ ही दिख रहा है, FeCl3 कितनी है 2, और SnCl2 तो कितना है 1, तो टोटल कितना हो गया 3। बस ये ध्यान रखना आपको जो चीजें बोली जा रही है वो क्या है। कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी कोई मतलब नहीं है, हटा दीजिए। लेकिन सिंपल केमिकल रिएक्शन में आपको सिंपल नंबर दिखाई दे रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं, लेकिन क्या ऑर्डर बता सकते हैं? नहीं, वो तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है। लास्ट देखिए यहां पर मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, दिख ही रहा है H2O2 कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2, तो यहां पर मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई 2। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में फर्क क्या है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इन सभी एग्जांपल के बाद ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में फर्क देखने वाले हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ले लीजिए।
सो फाइनली गाइज, बहुत सारे एग्जाम्पल के बाद अब हम लोग करते हैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच का डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस है ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में। हमको क्या करना है, यहां पर हमने ऑर्डर का एक कॉलम बना लिया है, एक मॉलिक्यूलैरिटी का। हम लोग यहां पर डिफरेंसेस लिखेंगे, आपको मेरे साथ साथ लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन ही इनका डिफरेंस है। ऑर्डर आप कैसे निकालते हो, देखिए ऑर्डर आप निकालते हो एक्सपेरिमेंटली, जो आप रेट लो लिखते हो उससे निकालते हो। तो देखिए एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, मैं यहां पर पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं ऑर्डर की डेफिनेशन लिखा चुका हूं। एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड रेट, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड रेट लॉ फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, उसको कैसे लिखते हैं, रेट R इज इक्वल टू के। सपोज कोई केमिकल रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, A प्लस बी विल गिव यू C, ऐसा कुछ मान लेते हैं। और यहां पर इसकी स्टोइकियोमेट्री स्मॉल a, इसकी स्टोइकियोमेट्री स्मॉल b और इसकी स्टोइकियोमेट्री स्मॉल c। कैपिटल C आपका प्रोडक्ट है, इसकी स्टोइकियोमेट्री स्मॉल c। इसके लिए रेट निकाला आपने एक्सपेरिमेंटली, सबको समझ में आ गया। सो एक्सपेरिमेंटली रेट क्या निकल के आ रहा है, दैट R इज इक्वल टू के a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। अब मैंने स्टोइकियोमेट्री नहीं लिखी है, यहां पे चेक कीजिए, x और y किधर से आया, एक्सपेरिमेंट से आया। क्लियर हो गया। स्मॉल a स्मॉल b क्या है, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है, वो तो थ्योरेटिकली भी निकल सकता है, तो वो नहीं है। तो यहां पर ऑर्डर कैसे निकालते हो, ऑर्डर इज सिंपल, दैट इज व्हाट, द समेशन ऑफ पावर्स ऑफ, ठीक है, पावर्स ऑफ रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन, समेशन ऑफ x प्लस वाई। इस चीज को समझें, उसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। क्लियर हो गया। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ कैसे निकाली जा सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से निकाली जा सकती है। और ये चीज मैं बहुत बार सिखा चुका हूं, क्लियर होता है। लेकिन अगर यहीं पर अगर मैं यही केमिकल रिएक्शन लिख दूं कि स्मॉल a ऑफ a प्लस स्मॉल b ऑफ b विल गिव यू स्मॉल c ऑफ c, उसके लिए आपको मॉलिक्यूलैरिटी निकालना है, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी निकालना है। तो दैट इज वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, a प्लस b, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। आपने अभी भी यही किया था, जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, याद कीजिए क्या किया था आपने, ट्वाइस ऑफ, ठीक है, H2O प्लस O2, ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2 विल गिव यू ट्वाइस ऑफ H2O। याद है, ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन था, उसमें आपने हाइड्रोजन कितने लिए, 2, ऑक्सीजन कितना लिया, 1, तो आपने 2 प्लस 1 3 लिख दिया था। यहाँ पे ये एग्जांपल ले सकते हो ना। बट ये ध्यान रखना है बस आपको क्या, कि साइमल्टेनियस कोलिजन 3 से ज्यादा को पॉसिबल नहीं होता एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन के लिए भी। और मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये लीजिए, ये जो केमिकल रिएक्शन है वो एलिमेंट्री है, फिर सिंपल सिंगल स्टेप में होने वाली केमिकल रिएक्शन है। लिख देता हूँ, सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन है, जो कि सिंगल स्टेप में हो रही है, एलिमेंट्री है और उसमें 3 से ज्यादा रिएक्टेंट है ही नहीं। तो ये कंस्ट्रेंट डाल देते हैं। अब अगर मॉलिक्यूलैरिटी निकालना है तो बहुत आसान है, क्या करना है आपको, a प्लस बी, दैट्स इट। सबको क्लियर हो गया। तो मतलब उसका स्टोइकियोमेट्री से सीधे लेना देना है, लेकिन इसका स्टोइकियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो पहला डिफरेंस तो उनकी ये पर्टिकुलर डेफिनेशन से ही आ जाता है। दूसरी डिफरेंस चेक करते हैं। अब यहां से एक चीज और क्लियर है, ऑर्डर कैन ओनली, ऑर्डर कैसे निकालते हो, दैट इज ओनली फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स, ओनली फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स। मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं, ऑर्डर कैन ओनली फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स, जबकि यहां पर मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी आप कैसे निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलैरिटी कैन ऑल्सो फाइंड बाय, ऑल्सो क्या, ऑल्सो तो मैंने गलत बोल दिया, थ्योरेटिकली, मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड बाय थ्योरेटिकली। समझ में आ गया, थ्योरेटिकली आप इसको निकाल सकते हो, ये ध्यान रखना है। थ्योरेटिकली लिख लो, थ्योरेटिकली, ठीक है, थ्योरेटिकली आप इसको निकाल सकते हो, ये लो, ठीक है। सो ये एक्सपेरिमेंट से निकलता है, जबकि वो थ्योरी से निकाला जा सकता है। तीसरे फर्क की तरफ चलते हैं, थर्ड, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव और जीरो। ऑर्डर क्या हो सकता है, नेगेटिव और जीरो, और कैन बी फ्रैक्शन। ऑर्डर आपका नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन हो सकता है, बट मॉलिक्यूलैरिटी क्या नेगेटिव हो सकती है? नेगेटिव रिएक्टेंट क्या होता है? कुछ नहीं, जीरो लेंगे इसका मतलब तो आपकी रिएक्शन आप करवा ही नहीं रहे हो, जीरो रिएक्टेंट है, तो मॉलिक्यूलैरिटी तो जीरो नहीं पॉसिबल है। लेकिन ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। इसका जस्ट अपोजिट लिख दो वहां पर, मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है, कैन नेवर बी नेगेटिव, जीरो और इन फ्रैक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी ना तो नेगेटिव हो सकती है, ना ही जीरो और ना ही फ्रैक्शन। मैं बोल रहा हूं साथ साथ में, ध्यान से सुनते रहिएगा। तो ये तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया।
आपको मालूम पड़ा जो मैं बोल रहा हूं? सो दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट कि यहां पर ऑर्डर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन, जो आपने रेट लो लिखा है उसमें कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर्स है उनको जोड़ के निकलता है। यहां पर मॉलिक्यूलैरिटी स्टोइकियोमेट्री को जोड़ के निकलता है, वो भी सिंगल स्टेप में होने वाली एलिमेंट्री रिएक्शन की। ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटल है, जबकि मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल डेटा है। ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, ऑर्डर जीरो हो सकता है, ऑर्डर एक फ्रैक्शन नंबर भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी ना तो नेगेटिव हो सकती है, ना ही जीरो हो सकती है, ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर डिफरेंसेस मैंने लिखे हैं। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो यहां पर फोर्थ डिफरेंस की तरफ चलते हैं। चौथा डिफरेंस क्या है जरा देखिए ऑर्डर को आप चाहे एलिमेंट्री यानी कि सिंपल केमिकल रिएक्शन के लिए निकालो, चाहे कॉम्प्लेक्स, निकलेगा। समझ में आता है? उसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एलिमेंट्री as well as for complex chemical reactions। ध्यान से समझिएगा, for complex chemical reactions ऑर्डर आप एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन दोनों के लिए निकाल सकते हो। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स का मतलब है जो कि मल्टी स्टेप में हो रही हो। समझ में आ गया? दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये क्लियर हो गया ऑर्डर के लिए। जबकि मॉलिक्यूलैरिटी, इसका सिग्निफिकेंस सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, सो मॉलिक्यूलैरिटी कैन ओनली बी डिफाइंड फॉर, मैं जो बोल रहा हूं उसको लिख लीजिए। मॉलिक्यूलैरिटी कैन ओनली बी डिफाइंड फॉर elementary chemical reactions। there is no significance of molecularity for complex chemical reactions। जो मैं बोल रहा हूं उसको मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा कि मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन के लिए डिफाइन होती है, उसका कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैंने आपसे ये एग्जांपल के थ्रू भी कहा था कि अगर जहां पर 3 या 4 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में पार्टिसिपेट करते दिख रहे हैं, उसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी को डिफाइन नहीं करते, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसका। हम इसके साथ साथ ये भी लिख सकते हैं कि यहां पर एक सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट क्या है? मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी जनरली क्या होती है? मॉलिक्यूलैरिटी जनरली, ठीक है, नॉट मोर देन 3। ये लीजिए, मॉलिक्यूलैरिटी जनरली 3 से ज्यादा होती ही नहीं है। मैं इसको अलग सेपरेट से लिखवा दिया है, लेकिन यहां पर मैंने लिखा है ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, ठीक है, मे बी इन फ्रैक्शन, इंटीजर, व्हाटएवर। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी एक कंप्लीट नंबर होगा, और वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो भी नहीं हो सकता है, और वो 3 से ज्यादा की संभावना उसकी ना के बराबर है। क्लियर हो गया? सो ये रहे हमारे ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच के डिफरेंसेस। दोबारा समझा देता हूं। पहला तो ऑर्डर निकलता है एक्सपेरिमेंटली, जहां पर आप रेट लो लिखते हो एक्सपेरिमेंटली, और जिसमें जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर होती है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर उनके समेशन के बराबर होता है ऑर्डर। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी का एक्सपेरिमेंट से कोई लेन देन नहीं है, आप थ्योरेटिकली इसको निकाल सकते हैं। कोई भी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का समेशन होता है उसको मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। ऑर्डर एक्सपेरिमेंट निकलता है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी थ्योरेटिकली आप निकाल सकते हो। ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी कभी नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन नहीं होती है। एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन दोनों के लिए आप ऑर्डर निकाल सकते हो, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन के लिए निकलती है। कॉम्प्लेक्स से उसका कोई लेन देन नहीं है, और मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा होती ही नहीं है, ना कि बराबर उसकी संभावना है। क्लियर हो गया? सो ये डिफरेंसेस आपको ध्यान रखने हैं। अब लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है, दैट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन उससे पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अभी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, ये भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है? वो दिखने में आपको फर्स्ट ऑर्डर नहीं लगेगा, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर है। जरा समझे, उसमें कोई एक रिएक्टेंट एक्सिस में होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उसको कांस्टेंट मान लिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल समझे, मान लीजिए कि हम यहां पर एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं जिसमें हम लोग एक एस्टर लेते हैं, जैसे कि CH3COO2H5। ठीक है, ये एस्टर लिया और हमने इस एस्टर में एक्सेस ऑफ वाटर डाला। पानी को वैसे भी, क्योंकि हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन में वाटर एक्सेस में डालते हैं, तो वाटर के लिए हमेशा हम लोग एक्टिविटी को 1 कैलकुलेट करते हैं। ये काम हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में भी कर चुके हैं, अगर आपने वहां पर एग्जांपल किए हो तो वहां पर वाटर एक्सेस में होता है, इसलिए उसकी एक्टिविटी को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि ज्यादा चेंज आता ही नहीं है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझेगा।
एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर एक रिएक्टेंट बहुत ही ज्यादा एक्सेस में है और अगर वो उसके मुकाबले इस्तेमाल हो भी गया तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा चेंज आता नहीं है। चीज को समझिएगा, एस्टर लिया, उसमें खूब सारा मैंने पानी डाल दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एस्टर प्लस वाटर विल गिव यू व्हाट? CH3COOH, ये तो जानते हैं एसिडिक एसिड, प्लस क्या मिलेगा? C2H5OH। क्या मिलेगा आपको? एसिडिक एसिड प्लस इथेनॉल। अब इस चीज को समझें, मैं मान लेता हूं कि भाई यहां पर हमने ये जो एस्टर लिया है वो 0.01 ही लिया है, इतनी ही 0.01 कैपिटल M इसकी कॉन्सेंट्रेशन ली है, जबकि यहां पर पानी मैंने खूब सारा डाल दिया है। यहां पर सपोज मैंने 10 कैपिटल M वाटर डाल दिया है। समझ में आ गया? अब ये तो एक्सेस में है लेकिन ये तो लिमिट में है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनेगा ना। भाई आपके घर में चीनी 500 ग्राम पड़ी है लेकिन दूध का सिर्फ एक ही कप है, ठीक है, तो क्या आप कितनी चाय बना सकते हो? सिर्फ एक कप के हिसाब से तो चाय बना सकते हो ना। चीनी तो 500 ग्राम है, अगर आप चीनी को देखने बैठ गए तो चीनी के हिसाब से तो बहुत सारे लोगों की चाय बन जानी चाहिए। लेकिन कंस्ट्रेंट क्या है? घर पे बोलते हैं ना कि मम्मी तो कप तो एक ही, दूध कितना है? सिर्फ एक ही कप है, तो वो लिमिट में हो गया। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनेंगे, पानी के हिसाब से नहीं बनेंगे। आपके पास अगर एस्टर 0.01 है तो जरा समझिए कि ये कितना बनेगा। ये पूरी केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो यहां पर ये अगर सब सारी केमिकल रिएक्शन खत्म हो गई तो हमें पता है कि इसके एक से इसका कितना बनता है? एक, और ये भी कितना बनता है? एक। तो यहां पर अगर आपने लिया है 0.01 तो T जब भी कोई एंडिंग टाइम आएगा इस केमिकल रिएक्शन का तो ये भी कितना बनेगा? 0.01, और ये भी कितना बनेगा? 0.01। उस केस में वाटर कितना कंज्यूम होगा? इसके एक से इसका कितना लगता है? एक ही तो लगता है, तो 0.01 से इसका कितना लगेगा? 0.01, तो बचेगा कितना? 10 माइनस 0.01। इस चीज को समझें, तो कितना लगाया आपने डाला है 10 कैपिटल M लेकिन यूज कितना लिया है? 0.01। तो अप्रोक्सीमेटली हम कहेंगे ना तो इस्तेमाल तो ज्यादा हुआ ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन को ज्यादा चेंज आया ही नहीं है। इसलिए वाटर, जब आपके पास एक कोई ऐसा रिएजेंट एक्सेस में हो तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम कांस्टेंट मान लेते हैं, उसकी एक्टिविटी को 1 मान लेते हैं। तो ऐसे केस में अगर मैं पूछूं कि इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी बताओ, जरा ध्यान से इसको समझिएगा, मॉलिक्यूलैरिटी बताओ, तो आप बोलोगे तुरंत 2। हमें मॉलिक्यूलैरिटी में लेना देना नहीं है कौन एक्सेस में कौन लिमिट में है। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब भैया यहां पर कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो साफ ही दिख रहा है, एक एस्टर और एक वाटर, तो मॉलिक्यूलैरिटी तो इसकी 2 है। लेकिन अगर ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर 2 नहीं है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि इस केमिकल रिएक्शन के लिए जब आप रेट लिखने बैठे तो सिंपल सी बात है, आप एस्टर बढ़ाओगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बढ़ने लगेगा। इसका मतलब वाटर से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या निकल के आ रही है? दैट इज के एस्टर। एस्टर क्या है? दैट इज CH3COOH5, ठीक है। उसकी पावर कितनी आ रही है? 1। अब ये कहां से निकाला जी? ये निकाला है एक्सपेरिमेंट से, और वहां पर वाटर का कोई रोल ही नहीं है। क्लियर हो गया? दोबारा बता देता हूं, सिर्फ एस्टर टू द पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, वाटर का वहां पे कोई रोल ही नहीं है। इसका मतलब इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? 1। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जिसकी मॉलिक्यूलैरिटी तो 2 दिखाई दे रही है लेकिन ऑर्डर उसका एक ही है, उसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, जहां पर एक जो रिएजेंट है वो एक्सेस में है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसको काउंट ही नहीं करते। क्लियर हो गया? इसलिए ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल ले सकते हो, कौन सा? C12H22O11, शुगर का इन्वर्जन, ठीक है, वो भी वाटर की प्रेजेंस में ही होता है। और आपको पता है उससे क्या बनता है? क्या बनता है? एक तो ग्लूकोज C6H12O6, एक फ्रक्टोज C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ठीक है, जबकि ये क्या है? फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। ध्यान से समझिएगा। अगेन यहां पर हमें कोई पूछे कि भैया मॉलिक्यूलैरिटी बताओ, तो मॉलिक्यूलैरिटी तो है 2, लेकिन क्योंकि वाटर एक्सेस में है, ऐसी केमिकल रिएक्शन में पानी हम लोग खूब डाल देते हैं। इस चीज को समझिए। तो ये एक्सेस में है, इसकी एक्टिविटी को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी कि 1, जो कि मैंने जो केमिकल इक्विलिब्रियम देख रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा, जो नहीं देख रहे हैं वो केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने पूरा अनअकैडमी पे अपलोड कर दिया, जाके देखिए। तो वाटर का यहां कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो गया? उस केस में यहां पर जो ऑर्डर निकल के आता है, ऑर्डर वो सिर्फ कितना है? 1, क्योंकि यहां पर एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि रेट लो, वहां पर सिर्फ उसकी जगह क्या लिख दीजिए? शुगर को लिख दीजिए, सुक्रोज को लिख दीजिए। समझ में आ गया? सो ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां मॉलिक्यूलैरिटी तो 2 दिखती है लेकिन ऑर्डर फिर भी उसका एक ही है,
ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। सबको समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, मैं कहूंगा एक बार इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। सो बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने आपको 2 दे दिए हैं, ठीक है, और उसके थ्रू मैंने आपको छोटे छोटे टॉपिक समझाए हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। फाइनली गाइस यहाँ पर आपका थ्योरी पार्ट जो है वो केमिकल काइनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो गया। अभी हम लोगों को न्यूमेरिकल करने, ठीक है, और मैं देख लूंगा अगर कोई छोटे मोटे टॉपिक बाकी होंगे तो मैं आपको जरूर करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन न्यूमेरिकल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम करेंगे। क्लियर होता है सब लोगों को? एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 टॉपिक और हैं जो कि एडवांस के लेवल के लिए हैं, वो भी मैं आपको एक वीडियो में करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। कल मैंने आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे, क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए थे, उनको बैठ के करिए आप, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करिए। सो अगर नहीं आए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, अदरवाइज आप खुद से जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। और मेल करते वक्त मैं ऐसा नहीं कि मेल पे आपको रिप्लाई करूंगा, मैं उन्हीं क्वेश्चन को एक वीडियो में शामिल करूंगा जिससे सब बच्चों को समझ में आ सके, ये ध्यान रखना है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमें मेल आएगा, आप सिर्फ अगले वीडियो का इंतजार करिए, वही क्वेश्चन अगले वीडियो में जरूर आप लोगों को करवा दूंगा। इसके अलावा आज का होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जिसको क्लिक करके आपको देख लेना है। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।